नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 19 जनवरी के करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं। और शुरुआत करते हैं डेली के करंट अफेयर्स की, डेली के विचारों के साथ। और अगर आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये जीवन समय से ही बना हुआ है। समय सब कुछ है। हम जिसे जीवन समझते हैं, जीवन का मतलब ही यदि हम उसमें दर्शन शास्त्र में देखेंगे तो उसका मतलब ही समय होता है। तो क्योंकि एक ही चीज है जो वापस नहीं आती, वो होती है समय। बाकी बहुत सारी चीजें आपकी वापस आ सकती हैं, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो इसे हमें बर्बाद नहीं करना है और आगे बढ़ना है और चलना है पहले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में नहीं है? तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर होगा वो है दिल्ली, जिसका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। तो हाल में हुआ क्या है कि जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है, जिसे हम लोग डीपीआई आईटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट जारी करी है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है और देखना यह है कि जो गुजरात है, कर्नाटक और केरला है, इन्होंने राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग है इसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है इनके द्वारा। तो इनको पुरस्कृत किया गया। वहीं पर यदि आप बात करोगे पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा व महाराष्ट्र की, तो इनको भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनको स्टार्टअप लीडर का अवार्ड दिया गया है। पिछले दिनों आपको इसको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था। और स्टार्टअप फ्रेम वर्क 2022 की यदि आप रिपोर्ट की बात करो कि मेन बिंदु क्या है, तो देखिए भारत जो है विश्व में वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहां पर स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया गया है। यानी एक तरह का माहौल बनाया गया है कि यदि आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आपको वो सारी सुविधाएं या वो जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाएगी। जो पहले बैरियर्स थे बहुत सारे, उनको हटा दिया गया। तो इस अभ्यास में कुल 33 राज्यों ने भाग लिया था। और अभी तक हाल फिलहाल बात करी जाए तो 1800 से ज्यादा मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप्स हैं उनको पेटेंट किया गया है, उनको मान्यता दी गई है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बात करें तो गुजरात है, फिर कर्नाटका है, वो केरल है। इसके बाद बात करें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, तो पंजाब है, फिर राजस्थान है, तेलंगाना, उड़ीसा व महाराष्ट्र है। नेतृत्व करने वाले राज्यों में बात करें तो मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हमसे आगे है। महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाले राज्यों में बिहार और हरियाणा है। और ऐसे राज्य जहां पर स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा परिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया है, यानी इनको इकोसिस्टम प्रोवाइड किया गया, तो उसमें छत्तीसगढ़ आता है, दिल्ली आता है और जम्मू कश्मीर आता है। तो देखिए, जो उद्योग नए तरीके के डेवलप हो रहे हैं, जो उभर रहे हैं, उनके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया गया है ताकि एक नवाचार हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार डेवलप हो। और स्टार्टअप्स की जब बात होती है तो सबसे पहले बात होती है यूनिकॉर्न की। तो यूनिकॉर्न वर्तमान में भारत में 112 यूनिकॉर्न्स हैं जो कि स्टार्टअप्स हैं, जो कि यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हुए हैं। और इनकी जो कुल वैल्यू है 30 लाख करोड़ की है। 2021 में हमारे पास 45 यूनिकॉर्न को विकसित किया गया था, 22 में 22 यूनिकॉर्न्स को विकसित किया गया था। अब धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ रही है। और स्टार्टअप जो होते हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो ये शुरुआत है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये यहाँ पर एक टेबल है जिसको आप सभी लोग देख लेंगे। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में हाल ही में क्या हुआ है, भारत ने किस देश के साथ लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी लिथियम को, भारत को वो लिथियम प्रोवाइड करेगा, भारत वहां पर खनन करेगा। तो वो और कोई देश नहीं, अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना में अन्वेषण विकास के लिए 5 लिथियम ब्लॉक लेने का समझौता भारत ने किया है। लिथियम भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लिथियम आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण बोला जाए तो हमारे लिए जैसे अभी कोयले की हमारे लिए बहुत जरूरत है, उसी प्रकार से लिथियम की जरूरत होगी। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे लिथियम की आवश्यकता आपको बढ़ेगी। क्योंकि अब देख रहे हैं आप, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी काफी तेजी से यूज होने लगे हैं, वो भी आपको आए दिन दिखने लगे होंगे। आपको 1 से 2 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 10 मिनट के अंदर दिख ही जाते होंगे। तो वहां पर जो बैटरी का यूज किया जाता है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, उसमें लिथियम का यूज किया जाता है। तो हमारे देश के जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने कैटामार्का मिनेरावाई इंजर्टिका सोसीदा, इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, इसके साथ समझौता किया है। याद रखना है, अर्जेंटीना के साथ इन्होंने समझौता किया है। वहाँ की खनिज कंपनी है, उसके साथ किया है। 5 ब्लॉक्स लिए हैं। और अर्जेंटीना जो है चिली और बोगालिया के साथ लिथियम ट्राइएंगल का हिस्सा है। मैप यहाँ पे नहीं लगा पाया हूँ, अगली बार ध्यान रखूंगा इस चीज का। तो जब आपको अर्जेंटीना दिखेगा तो जो चिली और बोलिविया है, वहां पे वो ट्रायंगल में आपको वो दिखता है वहां पर, इसीलिए इसको लिथियम ट्राइएंगल कहा जाता है। चिली और बोलिविया के पास दुनिया में
कि जो कुल लिथियम संसाधन में आधे से ज्यादा हिस्सा चिली लिथियम के लिए जाना जाता है। यदि इन दो देशों को मिला दिया जाए तो आधे से ज्यादा हिस्सा तो इनके पास है। दुनिया के 98 मिलियन टन लिथियम संसाधनों में 20% जो है अर्जेंटीना के पास है। बोलीविया प्रथम के बाद अर्जेंटीना के पास दूसरा सबसे लिथियम संसाधन है और इसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार और चौथा सबसे बड़ा उत्पादन है। यानी ये दुनिया का तीसरे नंबर पे सबसे भंडार वाला देश है और जो उत्पादन करता है उसका उत्पादन उस स्तर पे न करके चौथे नंबर पे है। अर्जेंटीना की नमक झील लिथियम हार्ड रॉक खनन की तुलना में एक लागत प्रभावी निष्कर्षण विधि प्रदान करती है, इसलिए व्यावसायिक रूप से आकर्षक होता है। वर्तमान में भारत की बात करी जाए तो लिथियम की मांग को 100% आयात के माध्यम से पूरा करता है। वित्त वर्ष 2023 में भारत का लिथियम आयात लगभग $3 बिलियन रहा, यानी 24,900 करोड़ का लिथियम हमने आयात किया है। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हरियाणा में। पिछला जो विज्ञान महोत्सव था यानी 8वां विज्ञान महोत्सव था वो 2022 का, वो 23 का, वो कहाँ किया गया था? भारत में ही किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था, भोपाल में। जितेंद्र सिंह हमारे विज्ञान मंत्री हैं अंतरराष्ट्रीय, तो इन्होंने इसकी शुरुआत करी है और इसका आयोजन जो है फरीदाबाद का जो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, THCI है, वहां पर इसको क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इसमें, सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस के लोग इकट्ठा होते हैं और एक नई जो आगे की खोज होती है, जो आवश्यकताएं होती हैं साइंस से रिलेटेड, नवाचार होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं। अलग अलग थीम्स में लोग अपने अपने विचार रखते हैं और अपनी उपलब्धियां बताते हैं। बात करी जाए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की तो इसको 2015 से आयोजित किया जा रहा है और बाद में अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग जो है 2021 में इसका हिस्सा बना। तो ये जो आयोजन है और भव्य रूप में हो गया। हाल ही में विलियम लाई, ठीक है, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? भारत के पास ही लगा हुआ देश है ताइवान, लेकिन ये चाइना का सबसे बड़ा पड़ोसी है और चाइना का और इसका थोड़ा सा टेंशन वाला चलता रहता है। तो ये वहां के नए राष्ट्रपति बने जिनका नाम विलियम लाई है, जिनको लाई चिंगते के नाम से भी जाना जाता है। नाम याद रखना, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बाकी डिटेल्स आपसे नहीं पूछेगा कि ये विधायक कब बने, है ना, लेकिन ये ध्यान में रखना है क्योंकि विलियम लाई जो है वर्तमान में बात करें तो चाइना के जो हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, उससे इनको बचाना बहुत बड़ी इनके लिए एक समस्या रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो भारतीय सेना ने किस नाम से एक एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? सुरक्षा से जुड़े हुए कई बार पेपर पूछ लिए जाते हैं, तो संभव जो है ये भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा विकसित नहीं किया गया है और इसको सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन नाम दिया गया है। संभव को शिक्षा और उद्योग के प्रमुख राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की सहायता विकसित करने के लिए किया गया। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन संभव के बारे में यदि आप बात करो तो एक स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है, जिसका विकास जो है 5G तकनीक के साथ किया गया है और जो हमारे क्या कहते हैं, जो निजी नेटवर्क के बजाय जो वाणिज्यिक सेलुलर नेटवर्क होता है उस पर इसको विकसित किया गया है। और भारतीय सेना क्या है, जो आने वाले समय में जो हमारे यहाँ की जो सूचना संबंधित सुरक्षा चुनौतियां हैं उन पर कार्य कर रही है। और एक प्रकार का आप ये कहें कि जो आगे आने वाला समय है वो इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा इंटरनेट वार बहुत ज्यादा होंगे। आप देखोगे छोटी सी समस्या होती है, सबसे पहले दूसरे देशों की वेबसाइट हैक की जाती है ना। कोई भी मैटर होता है, पता चलता है कि किसी यूनिवर्सिटी की, किसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक कर ली गई, कभी पाकिस्तान वाले करते हैं, कभी भारत वाले करते हैं, ये सब चीजें चलती रहती, तो इससे सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो कोई और ने नहीं जीता है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने जीता है। लगातार पिछले 2 वर्षों से ये खबरों में बने हुए हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, बहुत ही कम उम्र के हैं। और आर प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड में जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था वहां पर इन्होंने विश्व के नंबर 1 जो चैंपियन है डिंग लिरिन, इनको पराजित किया है चाइना के खिलाड़ी के। और इसी के साथ ही जो प्रज्ञानंदा भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, 18 वर्ष की उम्र है इनकी। विश्वनाथन आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और प्रज्ञानंदा की बात करी जाए तो जिस समय लाइव रेटिंग चल रही है तो इन्होंने विश्वनाथन जो आनंद है उनको भी पीछे छोड़ दिया और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व शतरंज जो सर्वोच्च संस्था प्रत्येक महीने में ये रेटिंग क्या करती है, जारी करती है, तो ये बीच बीच में अपडेट होती रहती है। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत का विश्व के कुल दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो भारत का जो उत्पादन में योगदान है वो यहाँ पे गलत लग गया है, 24% का योगदान है। इसको हम ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं जिसकी वजह से भारत में लगभग 57% का क्या हुआ, दूध उत्पादन में बढ़ा है और 9 वर्षों में 57% में बढ़ोतरी काफी होती है। और बात करी जाए तो हमारे यहाँ जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, कभी भी आपसे पूछा जाए
22-23 के आंकड़ों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 459 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की यहाँ पे बात हो रही है। और यह इसके पहले जो थी 303 ग्राम प्रतिदिन थी, अब ये बढ़ गई है 459 हो गई है। भारत दुनिया के विश्व के जो दूध उत्पादन होता है उसमें 24% का योगदान देता है। और विश्व में औसत खपत बात करी जाए तो दूध की जो खपत होती है वो बहुत तेजी से इस समय बढ़ रही है। और वर्तमान में भारत में प्रत्येक व्यक्ति विश्व में दूध की औसत खपत से 65 ग्राम अधिक दूध पीने लगा है, यानी लोग दूध ज्यादा पीने लगे हैं। और 394 ग्राम जो औसत है वो पूरे वर्तमान में विश्व का है, यानी इतना लोग यूज करते हैं। अब क्या हुआ है, दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र पे कार्य करने के लिए डेयरी क्षेत्र पे सरकार ने एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या किया है, शुरू किया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो शुरुआत हुई थी दिसंबर 2014 में हुई थी। इसका जो मेन उद्देश्य वो ये था कि हमारे यहाँ जो देसी गौ जाति है उनमें वैज्ञानिक तरीके से उनका विकास करना, संरक्षण करना, और जो उनमें बीमारियां वगैरह होती हैं उसके लिए अलग अलग तरीके के क्या कहते हैं टीकाकरण करना। एक पूरा का पूरा ये एक प्रोग्राम है। इसमें गोकुल अवार्ड भी मिलता है जो जीतते हैं। साथ में बढ़े प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। अभी हाल ही में क्या हुआ, मंत्रि परिषद द्वारा प्रदेश में जो पिछड़ी जनजाति है, आप सभी को मालूम है पीएम जनमन का एक अभियान चल रहा है, तो उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कितने जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण का अभी क्या किया है, इन्होंने अनुमोदन किया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 23 जिलों में इन्होंने किया है। देखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति जो बहुल जिले हैं उनके लिए जो है वर्तमान में केंद्र सरकार का ये पूरा का पूरा 100% प्रोग्राम है। पिछले लगातार 2 दिन से करंट अफेयर्स में डिटेल हम दे रहे हैं आपको। और उसमें क्या है, हमारे यहाँ से जो विशेष पिछड़ी जनजाति के क्षेत्र 23 जिलों, यहाँ पर नए आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, सड़क, परिवहन, सारी चीजों को ध्यान में रख करके शुरू किया जाएगा। पोस्ट सक्षम आंगनबाड़ी अभियान भी शुरू किया जाएगा। और जो 194 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र उनकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो काम होगा, जो पीवीजीटी से जुड़े हुए जनजाति समाज है उसके लिए होगा। अलग अलग गतिविधियां हैं, लगभग 11 गतिविधियां हैं, जिनमें से 125 बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण भारत सरकार ने दी है स्वीकृति, जिसमें मध्य प्रदेश में इसमें किए जाएंगे। ठीक है। और वित्तीय सहायता वगैरह उपलब्ध करा के उनका क्या किया जाएगा, जितनी भी सरकार की योजना उनसे संबंधित चल रही है सबको तेजी से क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के लिए मध्य प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो पीएम गतिशक्ति आप सभी को पता है कि जितनी भी हमारी गति से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको एक साथ कनेक्ट करना और एक शक्ति तैयार करना, सीधी सीधी बात यह है गतिशक्ति की। तो पीएम गतिशक्ति में हमारे यहाँ क्या किया गया है कि होने वाली है इसकी पहली बैठक, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिला करके होगी, क्योंकि पीएमजीएस में कुल जो है 18 आकांक्षी जिले सेलेक्ट किए गए, जिनमें से छत्तीसगढ़ के 10, मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं। ठीक है। तो यहाँ के जो भी अधिकारी वगैरह हैं ये सब बैठेंगे, कार्यशाला आयोजित होने वाली। और जो ये जिला स्तरीय पहली कार्यशाला ये मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही है। प्रधानमंत्री ने 2021 अक्टूबर में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया था, और इसमें जियो स्पेशल तथा अन्य टेक्नोलॉजी परियोजनाओं को एक साथ जोड़ा गया था, एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया था। ठीक है। और इसके जितने भी मंत्रालय, लगभग 43 मंत्रालय और 36 केंद्र शासित राज्य हैं, सब मिल करके इस पे काम कर रहे हैं। और 12.36 लाख करोड़ से अधिक के 128 परियोजनाओं पे इस पे काम किया जा रहा है। इसमें लगभग सारे मंत्रालय, आपके उद्योग, परिवहन, गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, इन सबको इस पे साझा रूप से शामिल किया गया है। ये पूरी इस पे डिटेल है। मतलब एक तरह से कंप्लीट डेवलपमेंट, सबको आपस में कनेक्टिविटी रहे, सब आपस में जुड़े हुए रहे, किसी भी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन ना हो, ताकि जो हमारे क्या कहते हैं योजनाएं होती हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, वो तेजी से क्या करें, काम करें। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके पीएम गतिशक्ति चल रहा है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने देश के पहले जियो पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो जिसका निर्माण किया जाएगा वो जबलपुर में किया जाएगा। देश का पहला जियो पार्क होगा ये। और जबलपुर में जो नर्मदा है उसकी घाटी पे लमेटा गांव है, वहां पे बनाया जा रहा है। और पर्यटन विभाग इस पे पैसा खर्च कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे फंडिंग कर रही है। और यहाँ पर जो प्राकृतिक विरासत है इसको संरक्षण के लिए और कार्य किए जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूनेस्को की जो भू विरासत अस्थायी सूची में ये जो लमेटा घाट है ये पहले से उस पर सम्मिलित है। ठीक है। और इसकी जो आप बात करो तो जो यहाँ पे लमेटा जो घाट है, यहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे। और ये जो उस समय पे 1828 के आसपास जो विलियम श्लेमन थे, उनका ये क्षेत्र था, कटनी का, जबलपुर का, एक जगह का नाम भी उन्हीं के नाम से रखा गया है। वहां पे इन्होंने पहली बार डायनासोर के जीवाश्म एकत्र किए थे। और भेड़ा घाट स्वाभाविक सी चीज है, अपने सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर ये पूरा जियो पार्क बनाया जाएगा।
और अच्छी बात यह है कि यहाँ मध्य प्रदेश के जो 13 भौगोलिक क्षेत्रों में उसको बांटा गया, विभाजित किया गया है, तो उसकी जो धरोहर होगी, उसकी संस्कृति होगी, उसके लिए भी एक अलग प्रकार से यहाँ पे काम किया जाएगा। बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। राकेश सिंह जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इसकी बैठक ली थी, तो उसकी जानकारी ली है और तेजी से काम करने के लिए बोला है। हमेशा की तरह आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, पिछले दिनों आपसे पूछा गया था और आंसर इस बार 2-3 लोग जो लगातार दे रहे थे उनके नहीं आए थे, ध्यान में रखना है, आंसर दिया करें। आंचल कुंड धाम किस जिले में है, हमने आपसे पूछा था। देखिए, आदिवासी जो हमारे समाज है, ये वर्तमान में उनसे जुड़ा हुआ है, उनकी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और ये छिंदवाड़ा में हरई विकास खंड में आता है। ज्यादा डीप में वहां नहीं जाना है। क्या हुआ था कि एक जब इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट हुआ था तो हमारे देश के गृह मंत्री वहां गए हुए थे। उसके पहले हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, वो भी वहां गए हुए थे। तो बहुत मतलब फेमस जगह है और तब सबसे ज्यादा एक तो तपस्या स्थली है। आंचल कुंड जो है धाम, दादाजी जो धूनी वाले हैं, उन्होंने यहाँ धूनी जलाई थी जो लगातार कई वर्षों से चल रही है और इसकी जो स्थापना की थी 200 साल पूर्व कंगाल दास बाबा जी ने की थी। ठीक है, आंचल कुंड में 1 जनवरी को मेला लगता है और मकर संक्रांति जो अभी गुजरी है उससे 30 जनवरी तक यानी अभी तक वहाँ पे शिष्य मेला सम्मेलन आयोजित किया जाता है और महाशिवरात्रि के पर्व पे यहाँ पे एक नौतपा साधना का कार्यक्रम होता है, कई दिनों तक चलता है। विशेषकर क्योंकि गुरु से जुड़ी हुई है तो गुरु पूर्णिमा, गंगा पंचमी आदि में यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो नाम ध्यान में रखेंगे। लेकिन आप सभी के लिए आज का प्रश्न, आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश के किस वर्ग के छात्रों के लिए संचालित की जाती है? इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और आकांक्षा योजना के बारे में 3 से 4 बातें आप सभी को बतानी है। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरु जिनको अपने हाथ देगा और सभी को आंसर की प्रैक्टिस करनी है। और ठीक है, हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।